हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन गुरुकुल। आज हमारा थर्ड लेक्चर है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पे। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने बेसिक्स देख लिए थे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। बेसिक्स में हम लोगों ने देखा था क्या मॉडल्स हैं, क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं, सारी चीज़ें देख ली थी। और बेसिक से भी बेसिक पे जाए तो हम लोगों ने देख लिया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे। तो अब आप उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहां जब मैं बता सकूं कि आपका जो कोर्स क्या होगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है एक इंडस्ट्री में, उसी से रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन। दूसरे में हम लोग देखेंगे एम्प्लॉइज एसोसिएशन। और जैसे कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज में हमेशा डिस्प्यूट होते रहते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा था एस्पेक्ट्स में, तो हम लोगों इन देखेंगे, हम लोग इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी देखेंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो कहीं भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो भी देखेंगे। तो ये अनदर एस्पेक्ट आ जाता है। तो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होगा। और जब सॉल्यूशन देख लिए तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ कलेक्टिव बार्गेन एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो इस पे हम लोग एक्स्ट्रा फोकस करके ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें देख ली तो बच जाता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इनके बीच में रोल में। तो वो मेजॉरिटी आपका लेबर लॉज में आ जाता है। तो लेबर लॉज हम लोग देखेंगे, तो लेबर लॉज के बेसिक थियोरीज, कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स है वो देखेंगे। तो दो प्रिंसिपल यहाँ पे उभर के आता है, दैट इज लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल। तो वो तो देखेंगे ही, और साथ ही साथ लेबर लॉज भी हम लोग देखेंगे। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दैट इज स्कीम्स, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। और साथ ही साथ जब डिस्कशन होगा हमारा तो थ्योरीज और कंसेप्ट्स तो होगा ही, साथ ही एग्जाम्पल्स और एमसीक्यू साथ ही करेंगे। और करंट अफेयर्स जहाँ भी आता है वो तो इंक्लूड करेंगे ही, और अलग से भी हम लोग करंट अफेयर्स का अपडेट भी करेंगे। हमारा फोकस कंपैरिजन पे रहता है, क्योंकि कंपैरिजन से हम लोगों को का कंसेप्ट क्लियर होता है और हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में इजी भी होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन से। तो जैसे कि एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा आपको, कि जैसे कि आप लोग लेट्स से 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। 12th का एग्ज़ाम देने के लिए आपको पूछा जाएगा कैलकुलस। तो कैलकुलस जानने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप 10th का एग्ज़ाम पास करें या ना करें, लेकिन आपको बेसिक 10th का नॉलेज, दैट इज़ डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए, वो सारी पता होनी चाहिए। लेकिन आप तो जा रहे हैं डायरेक्टली इंडस्ट्रियल रिलेशन का एग्ज़ाम देने, लेकिन आपको तो बेसिक्स पता नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक्स भी बता दूंगा। हो सकता है कि बेसिक्स से क्वेश्चन ना आए, लेकिन वो आपको ये सारी चीज़ें समझने और बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर रिमेंबरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। तो बेसिक तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे हो सकता है क्वेश्चन ना आए। हमें ज़्यादा एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन पे ध्यान देना है, जो कंसेप्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उस पर ध्यान देंगे, लेकिन बेसिक्स भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बेसिक्स पे। तो बेसिक्स जो देखेंगे एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन का, तो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उसके लिए हमें उसका बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है। अगर आपको बैकग्राउंड किसी चीज़ का पता नहीं है तो आप बस एक रट्टा मारेंगे कि हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ, लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता है तो एक टाइप से उसको एज ए फैक्ट याद रखेंगे। लेकिन अगर आपको उस समय का सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आखिरकार उसी टाइम पे क्यों फॉर्म हुआ, आखिरकार बुद्धा का जो प्रीचिंग हुआ था तो वो उसी टाइम पे बुद्धा क्यों फेमस हुए। पहले भी बुद्धा जैसे कुछ लोग आए होंगे, लेकिन अगर वैसे लोग आए तो उस समय क्यों फेमस हुए, अगर जैन आए तो उस समय क्यों फेमस हुए। उसी तरह से इसका बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग कभी टाइम मिलेगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो बैकग्राउंड ये है, इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले वाला सिनेरियो, और एक है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वाला सिनेरियो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले सिनेरियो क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वार के सिनेरियो पहले था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में आ चुका था। ये आप बोल सकते हैं 1760 से 1800, इसको मतलब एक एस्टिमेट लेके चलिए, ये 1830 भी कहीं रहेगा, 1820 भी रहेगा, लेकिन एक समझ लीजिए कि 1860 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था इंग्लैंड में। और
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है धीरे धीरे अपना पकड़ बना चुकी थी अपनी इंडिया में, तो इंडिया को क्या, इंडिया को एक टाइप से रॉ मटेरियल सप्लायर का दर्जा मिल गया था, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज रहते थे वहाँ रॉ मटेरियल प्रोसेस होता था और यूरोप के मार्केट में वो सामान को बेचा करते थे। तो ये एक टाइप से सिनेरियो था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय का। तो इसको एक टाइप से बेसिक्स में देख लिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय क्या सिनेरियो चल रहा था। तो अब क्या हुआ, जब 1830s आप 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे तो उस समय क्या डेवलपमेंट हुआ, ये सारी हिस्ट्री की बातें हैं, ये आपको डिटेल में गौरव साहब पढ़ाएंगे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि उस समय का सिनेरियो ऐसा था कि सबसे पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था, कोई भी ट्रेड अगर हो रहा था इंडिया में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी। लेकिन 1813 और 1833 से रिलैक्सेशन दे दिया गया, तो रिलैक्सेशन दे दिया गया तो बहुत ज़्यादा कंपनीज इंग्लैंड की आने लगी इंडिया में और इंडिया में सेटअप होने लगी और इंडिया में कंपनी सेटअप होने लगी। लेकिन अभी भी क्या नेचर था कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ प्रोसेस करते थे। तो यहाँ आपका फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज थे ओनली, या आप साइंस में भी पढ़ेंगे और इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे कि ये प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज है। बेसिकली यहाँ से रॉ मटेरियल जैसे कॉटन यहाँ से उपजाया जा रहा है, इंडिगो यहाँ से उपजाया जा रहा है और यहाँ से ले जा रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 1850s में जब वन ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रीज इंडिया में लगी है, उस समय अगर इंग्लैंड का आप सिचुएशन से कंपेयर करेंगे तो वहाँ आपका इंग्लैंड के जो ट्रेड यूनियंस थे उन लोगों का डिमांड होने लगा था कि हमारा जो है उसको हमको एक टाइप से लॉ के थ्रू इसका रिकॉग्निशन मिले। तो देखिए इंग्लैंड में क्या सिचुएशन है, यहाँ ट्रेड यूनियंस भी बनने लगे हैं, यहाँ पे लॉ का डिमांड भी होने लगा है, डिफरेंट कंपनीज भी हैं और उस समय इंडिया में पहली इंडस्ट्री का सेटअप होता है। तो देख लीजिए कितना डिफरेंस है टाइमलाइन में, इंग्लैंड कोई और दौरे में जी रहा है, इंडिया कुछ और दौरे में जी रहा है। तो आपका जो भी इन्फ्लुएंस हुआ है, जो भी स्टार्ट में इन्फ्लुएंस हुआ है वो आपका इंग्लैंड से, आप मान लीजिए कि इंग्लैंड से ही आया हुआ ये सारी कंसेप्ट्स अभी जो इनिशियल फेज में हुआ। यानी 1833 में जब रिलैक्सेशन मिला तो एक टाइप से फर्स्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना। तो फर्स्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन बनाएगा, तो मेनली इंग्लिश बिजनेसमैन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक टाइप से ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग होते हैं और वो आपका अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर देते हैं कि हाँ आप ऐसे रूल्स बनाइए जिससे कि हमारा बेनिफिट हो। तो समझ लीजिए कि एक सबसे इनिशियल कोलकाता में 1833 में आपका फर्स्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना। इसको बाद में 20 साल बाद इसको बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बना दिया गया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका ब्रिटिश ओरिजिन है। तो मेनली इसमें आपके एम्प्लॉयर्स जो भी हैं वो आपके ब्रिटिशर्स लोग हैं और साथ ही साथ, लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था, इसमें बोला गया था कि आप अगर इंडियन एम्प्लॉयर हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ऐसे चलते रहा 1853। तो उसके बाद जब रेलवे हुआ तो ये धीरे धीरे जैसे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बर्मा, कोचीन, कराची ऐसे जगहों पर अपर इंडिया में भी ये बनने लगे। तो एक टाइप से आपका बेसिक हो चुका है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनने लगे हैं थ्रू आउट इंडिया में ऐसे बनने लगे हैं। लेकिन 1885 और 90s के बीच में 3 ऐसी घटनाएं होती हैं कि एक दूसरा पक्ष, ये तो एक पक्ष है, दूसरे पक्ष को जन्म देता है। एक तो आपका पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा आता है कि कांग्रेस का फॉर्मेशन हो जाता है 1885 में, अमेरिकन सिविल वार होता है। अमेरिकन सिविल वार के कारण इंडिया पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, इंडिया से ज़्यादा जो कॉटन या वगैरह जो भी सामान, जो रॉ मटेरियल अमेरिका से भी मिल रहे थे, वो सारी चीज़ें आप इंडिया से ले जाने लगे ब्रिटिशर्स लोग। तो आपका इकोनॉमिक बूम भी हो जाता है। पॉलिटिकल सिनेरियो ये है कि कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया, इकोनॉमी आपका बूम में चल रहा है ड्यू टू अमेरिकन सिविल वार, और साथ ही साथ एक टाइप से बोलेंगे कि एक टाइप से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
जो इंडियन एम्प्लॉयर्स हैं उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फेवर किया जा रहा है किसको, ब्रिटिश एम्प्लॉयर। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग इसको क्यों ज्वाइन करें, हम अपना जो इंडियन एम्प्लॉयर्स लोग थे वो सोचे कि हम लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो उन लोगों ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया। यहाँ पे नाम पे आपको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिस इज़ अ बैकग्राउंड, इसको आपको पता होना चाहिए ताकि आगे के कंसेप्ट समझ में आएंगे और आगे के कंसेप्ट बहुत ईजी लगेंगे। आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना 1885 में और 1887 में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अभी भी बहुत ही इनिशियल फेजेज में था। इनिशियल फेजेज में मतलब कि ये आपका जो पोर्ट वाले एरियाज थे ना, जैसे ये बंगाल है तो बंगाल में ही वो लिमिटेड था। अभी भी ये जो चीज़ें हैं ना वो पूरी इंडिया में नहीं फैली थी। देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश वाला आपको अलग रखना है, इंग्लिश कॉन्सेप्ट, और ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक साथ अपना अलग बन रहा है। तो यहाँ पे 3 घटनाएं ऐसे होती हैं कि जिससे कि ये जो बंगाल में सीमित था वो पूरे इंडिया में फैल जाता है। तो क्या हुआ, 1900 में एक टाइप से डिप्रेशन आ गया और साथ ही साथ ब्रिटेन ने इसको डिप्रेशन को रेगुलराइज करने के लिए, ब्रिटेन को फेवर करने के लिए एक्साइज ड्यूटी लगा दिया कॉटन पे। कॉटन के जो प्रोडक्ट्स थे जो इंडियन मार्केट्स में जो बन रहे थे उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दिया। और साथ ही साथ करजन भाई जो हमारे सुने होंगे कि बंगाल डिवीजन 1905, तो उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे भी देखिए आप, इकोनॉमिक रीजन आ गया, साथ में आपका ये भी आपका इकोनॉमिक में ही आएगा और ये साथ में आपको पॉलिटिकल मोटिव भी मिल गया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो आपका सिर्फ बंगाल में सीमित था इंडियन आपका स्वदेशी मूवमेंट आ गया। तो सब चीज़ों में स्वदेशी, यहाँ कपड़े में ही नहीं स्वदेशी, आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी स्वदेशीकरण आ गया। तो ये आपका सिर्फ बंगाल में ही नहीं सीमित रह के ये आपका बॉम्बे, साउथ इंडिया, मद्रास, सब जगह ये फैलने लगा। तो अभी सिचुएशन क्या है, एक दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो चैम्बर ऑफ कॉमर्स टाइप के हैं। एक तो आपका ब्रिटिश लेड है जिसमें इंडियन का एंट्री मना नहीं है, लेकिन एक इंडियन लेड है जिसमें मेनली इंडियंस हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं था कि इसमें इंडियंस नहीं थे या उनकी मेजॉरिटी नहीं थी। मेनली जो पारसी कम्युनिटीज थे, आपने टाटा का नाम सुना होगा, तो टाटा का घराना हमेशा से दिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फेवर किया और हमेशा से दिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रहा है। बिरला वगैरह का आप नाम सुनेंगे, तो बिरला अभी आपको मैं ऊपर बताऊंगा ही, दे आर वन ऑफ द फाउंडिंग, ये सब फाउंडिंग प्रिंसिपल्स मेंबर में आते हैं। तो ये सिचुएशन है ही, और ऐसा ही सिचुएशन चलते आ रहा है। उसी समय दो हीरो का जन्म होता है, एक तो हमारे हैं अल्फ्रेड वेबर और एक हमारे हैं फर्डिनैंड। तो अल्फ्रेड वेबर ने क्या कहा, अल्फ्रेड वेबर एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बोला कि देखिए जो आप लोग बेवकूफ़ हैं, जो आप लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने लोकेशन थ्योरी दिया इंडस्ट्री का। उन्होंने बोला कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यहाँ से ले जा रहे हैं, ब्रिटेन में आप उसको बना रहे हैं, उसके बाद फिर उसको सामान को ले आके यहाँ इंडिया में ही बेच रहे हैं, क्योंकि उस समय तक आपका ब्रिटेन का मार्केट सैचुरेट हो चुका था। तो जो सामान लेके आ रहे हैं उसको बेच रहे हैं। तो क्या ये ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो तो आपका वेस्ट है एक टाइप से। तो ये अल्फ्रेड वेबर का जो आपको लोकेशन थ्योरी आप पढ़ेंगे, लोकेशन थ्योरी आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे, वो एक टाइप से 1900s के बिगनिंग में आया था। तो उन्होंने बोला कि आप लोग तो बेवकूफ़ हैं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, लोकेशन अगर आपको इंडस्ट्री अगर आप लगा देते हैं तो एक तो आपको रॉ मटेरियल जो वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, जो आप रॉ मटेरियल वहाँ ले जा रहे हैं, जैसे लेट से कि एक कोयला का खान है, आप क्या कर रहे हैं कि आपका लेट से कि आप रहते हैं दिल्ली में और कोयला का खान आप लगा रखे हैं साउथ में कोई जगह में, आप क्या कर रहे हैं वहाँ से कोयला ढो के ला रहे हैं और दिल्ली में उसको तोड़ रहे हैं। उसके बाद जब डायमंड निकल रहा है उससे, तो डायमंड उसको ले जाके आप साउथ इंडिया में ही बेच रहे हैं। तो क्या आपका इससे पता चल रहा है, एक तो आपको कोयला बहुत ज़्यादा मटेरियल भी है, वेट आपका अल्टीमेटली डायमंड का वेट कितना है। तो अगर आप इंडस्ट्री ही लगा देते हैं साउथ इंडिया में, तो या फिर जो जहाँ रॉ मटेरियल का सेंटर है वहीं पे इंडस्ट्री लगा देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये अल्फ्रेड वेबर का मानना था। इनका जब थ्योरी आया तो लोगों ने सोचना शुरू किया, क्योंकि कैपिटलिज्म में आप हमेशा देखिएगा कि कैपिटलिज्म कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। कैपिटलिज्म सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करता है कैपिटल
और लेबर में। लेकिन कैपिटलिज्म को आप पढ़िएगा तो कभी भी रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आप देखिए कि अमेरिका का कितना भी ज़्यादा आपका चाइना से टक्कर चल रहा हो, कितना भी एनिमिटी हो, लेकिन अल्टीमेटली जितने भी कैपिटलिस्ट अमेरिकन हैं उनका इंडस्ट्री कहाँ है? चाइना में ही है इंडस्ट्री। तो कैपिटलिज्म कंट्री के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। तो अल्फ्रेड वेबर का जैसे ही थ्योरी आया, लोगों ने सोचना शुरू किया उनका तो कोई मतलब नहीं है, उनका न ब्रिटेन से मतलब है न इंडिया से। उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया इंडिया में, क्योंकि मार्केट इंडिया में थे। तो इस एक टाइप से क्या हुआ, आपका इकोनॉमिक बूम आया। तो एक चीज मानने वाली बात यह है कि जब भी इकोनॉमिक बूम आएगा, एक एज ए प्रिंसिपल ले लीजिए, इकोनॉमिक अगर बूम आएगा तो आपका यूनियन आगे जाएगा। कोई भी यूनियन है या फिर कोई भी एम्प्लॉयर्स है, वो सारे का प्रमोशन होगा। दिस इज ए बेसिक प्रिंसिपल। ये आप कहीं लिख लीजिए कि इकोनॉमी से प्रोपोर्शनल है यूनियन। समझ लीजिए कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो यूनियन का भी ग्रोथ होगा, अगर इकोनॉमी डाउन होगी तो यूनियन भी डाउन होगा। और दूसरे हैं हमारे फर्डिनैंड। फर्डिनैंड क्या हुआ? फर्डिनैंड की हत्या हो जाती है और साथ ही साथ विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ जाता है तो उसका क्या रिजल्ट है? वर्ल्ड वार होता है कभी भी, अगर वर्ल्ड वार आप देखेंगे तो डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड इंक्रीज हो जाता है और लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा आ जाता है। जैसे कि अगर आप लड़ने के लिए आप एक टाइप से, आपको बारूद की ज़रूरत है, आपको कपड़ों की ज़रूरत है, खाना की ज़रूरत है, तो आप एक टाइप से एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आप सैनिक को ला रहे हैं, उसको लड़ने भेज रहे हैं। तो एक टाइप से लोगों को पैसा भी आ रहा है इकोनॉमी में, तो डिमांड बढ़ जाता है और साथ ही साथ पैसा भी हाथों में बढ़ जाता है, उससे भी और डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन सप्लाई क्या होता है? सप्लाई एक टाइप से लिमिटेड होता है। तो सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या, एम्प्लॉयर्स और भी ज़्यादा लोगों को हायर करना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइप से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ठीक है, तो एक टाइप से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। जब भी वार होगा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लेकिन आपके प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे, मैं एक टाइप से एग्जांपल के लिए आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जब सिचुएशन आया तो लोगों ने देखा कि अब हम लोगों को, जैसे ये बटे हुए थे, इन लोगों ने बोला कि अब हम लोगों को एक साथ मिल के एक बड़ा यूनियन बनाना है। ये बातें बहुत पहले से चल रही थी, 1900 से, लेकिन ये जो एक टाइप से कैटलिस्ट का काम किया और इन लोगों ने अपना एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया। तो एक जो आपका जो ये इंडस्ट्रियल आपका ब्रिटेन वाला था, जो फर्स्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, इन लोगों ने एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया बनाया, जिसको एसोचैम भी बोलते हैं। आप इसका एसोचैम इसको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखते हैं। तो इसका जन्म हुआ 1920s में। उसी तरह से ये आपका क्या है, ये ब्रिटिश लोग हैं, तो इनका लिंकेज जो ब्रिटेन के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे लिंकेज है। लेकिन ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है तो इनका लिंकेज किससे है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन लोगों का मीटिंग होते रहा और अल्टीमेटली जो जन्म होता है वो है फिकी का जन्म होता है। ठीक है, दैट इज, ये आप ऊपर पढ़ेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो इसका फिकी का जन्म होता है ये 1931 में। ठीक है, तो ये ऊपर वाली बातें आपको सब भूल जानी है, आपको सिर्फ याद रखना है एसोचैम और फिकी। ठीक है, एसोचैम एंड फिकी, क्योंकि ये दो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी भी चलते आ रहे हैं और यही दो ऑर्गेनाइजेशन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तब ये दोनों अभी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन में थोड़ा अंतर होता है। तो जब वर्ल्ड वार कंक्लूड होता है तो आपका ट्रीटी ऑफ वर्सेरीज होता है और उसमें एक लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में, अगर कभी मौका मिलता है तो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और ये सारी चीज़ें बताएंगे भी। तो इसमें जन्म होता है आपका नया हीरो, दैट इज ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लीग ऑफ नेशन तो नहीं रहा, लेकिन ILO उसका जो बेटा है वो अभी भी जिंदा है और अभी भी दौड़ रहा है। हाँ, तो उसमें क्या एक प्रोविज़न था कि ILO के जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें हर कंट्री, जो भी मेंबर कंट्री है, उसको 4 मेंबर नॉमिनेट करने होते हैं। 2 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, एक एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव और एक एम्प्लॉइज़ के रिप्रेजेंटेटिव। तो एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव फिकी ने चाहा कि हम रिप्रेजेंट करें, एसोचैम ने चाहा हम रिप्रेजेंट करें, लेकिन क्योंकि ये लोग एम्प्लॉयर्स के प्योरली रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे
और दोनों के बीच में लड़ाई भी चलता था कि हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन लोगों को एक टाइप से एक एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन बनाना पड़ा। तो इसी समय आपका जन्म होता है ईएफआई का। तो ईएफआई किसका बेटा है? आपका एसोचैम का बेटा है। और फिक्की का बेटा क्या है? ठीक है, तो ये आपको ऊपर मैं पढ़ाऊंगा, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स। ठीक है, इसको आप ऊपर पढ़ेंगे भी, आप किसी भी तरह से याद कर लीजिए, असो, इफी, फिक्की, ओई, जो भी आपको याद हो रहा है उसी तरह से आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये चार चीजें एसोचैम, फिक्की, इफी और ओई ये आपको आगे आने वाले हैं। और इन दोनों के बीच में अभी भी लड़ाई हो रहा था। ये आपको बोल रहे थे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो बीच में एक जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा पार्टी हमेशा आ जाता है फायदा उठाने के लिए। तो एक उसी समय एमओ आता है। एमओ मतलब ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका जन्म 1941 में हुआ। इन्होंने बोला कि अब हम रिप्रेजेंट करेंगे। तब अब ये दोनों देखे कि हम लोग तो फोकट में लड़ रहे हैं, ये देखो तीसरा आके फायदा उठाने वाला है। तो इन दोनों मिल के एक कोलैबोरेशन करते हैं और तब जन्म होता है आपका CIE का। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? ये सारी चीजें भूल जाइए, ये सारा कहानी समझ लीजिए आप। आपको अब पढ़ना क्या क्या है? एसोचैम पढ़ना है, फिकी पढ़ना है, EFI पढ़ना है, ओई पढ़ना है और CIE पढ़ना है। ये देखिए, आपको मैं इसलिए ऐसे प्रोनाउंस करके बोल रहा हूँ ताकि ये आपको लोकल लैंग्वेज में लगे और ये आपको ज़्यादा याद हो। आपको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर मैं बोलूँगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगेगा, और फिकी बोलूँगा तो आपको याद ज़्यादा ईजी होगा, एसोचैम बोलूँगा तो आपको ज़्यादा याद होगा। तो आप उसी तरह से उसको पढ़ें। तो चलिए, ये आपका बैकग्राउंड आपका डेवलप हो गया। तो अब पढ़ते हैं फैक्ट्स, इन चारों के बीच बारे में फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो चीज़ें एग्जाम में आने वाली है और एग्जाम में आने की उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ों से। तो ये देखिए, ये आपको पहले भी मैंने बताया कि ये बेसिक चीज़ें हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड चेंजिंग रोल ऑफ पार्टीज। इसको हम लोग डिटेल में एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन फिर भी दो चार चीज़ें इसमें देख लेते हैं। पोजीशन प्रायर टू फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इसमें क्या है कि अगर आपको कंपेयर करेंगे US, UK ये सब से, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका जो इवोल्यूशन है इंडिया में वो बिलेटेड था। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने दिया है कि फर्स्ट इंडस्ट्री कहाँ लगी थी, इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट कीजिए। हम लोग इसको डिटेल में बताएंगे जब आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तब। इसी में हमने बता दिया है कि कॉटन मिल कब लगा था, आपका जूट फैक्ट्री कब लगा था। ये सारे फैक्ट्स हैं, आप देख लीजिए, नोट करते रहिए और साथ ही कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है उसका भी आप सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में डालिए। अब ये चीज़ें तो फैक्ट्री लग गई। अब अनरेस्ट का एक हिस्ट्री दे दिया है मैंने कि सबसे पहले अनरेस्ट जो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के बीच में टेंशन हुआ था तो कहाँ हुआ है, तो वो इंडिगो कल्टिवेटर्स इन बंगाल और जो है नागपुर, वहाँ के भी ये इंस्टेंसेस हैं, ये आप पढ़ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्ट्रीज एक्ट जो कि 1881 में बना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इस पीरियड में और भी बहुत सारे एक्ट्स बने हैं, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट अभी भी चलता आ रहा है उसी समय से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ये इसमें जो और बीच में फैक्ट्स जो एक्ट्स बने हैं, फैक्ट्स जो हैं, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे जब इस पे आएंगे एक्चुअल टॉपिक में, यूनियन मूवमेंट में, तब। तो अब उसके बाद आ जाता है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हम लोगों ने देख लिया था, अल्फ्रेड वेबर एंड कैसे डिमांड बढ़ गया था, कैसे लेबर यूनियन मूवमेंट्स बढ़ गए थे। तो जैसे एक स्ट्राइक बहुत ही इम्पोर्टेंट याद आ जाता है 1917 में जो महात्मा गांधी लीड किए थे, वो आप हिस्ट्री में भी पढ़िएगा, और वो हिस्ट्री में तो उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही, यहाँ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, ये सब जो भी क्वेश्चंस, जो भी कंसेप्ट्स 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को लिंक कर रहे हैं, यूपीएससी को बहुत मज़ा आता है वैसे क्वेश्चंस देने में। तो आप वैसे चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 में बना था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हमने देख लिया है नीचे कि ये किसका बेटा था, इसका बाप मर चुका है, लेकिन फिर भी ये अभी जिंदा है और ये चल रहा है बहुत ही इफिशियंटली। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि 1920 में बना था। और ये आपको जब यूनियन मूवमेंट पढ़ाएंगे हम
नेक्स्ट लेक्चर्स में तो ये यूनियन से रिलेटेड है और उसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। और साथ ही साथ जो वर्कमेंस और कंपनसेशन एक्ट है, ये ट्रेड यूनियंस एक्ट है, तो ये सब भी हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग लेबर लॉज पे आएंगे। ये सब मैं एक टाइप से ड्रॉप कर रहा हूँ ये सब वर्ड्स, ताकि ये आप 5, 6, 7 बार आपके लेक्चर्स में ही आ जाए ना, ताकि आपको ये कभी अगर पूछे भी कोई एग्जाम में तो आप अगर नहीं भी पढ़े हो, सिर्फ लेक्चर देखे भी हो तो भी आप टिक लगा दे। इसलिए मैं ये फैक्ट्स जो रिपीट होने वाले भी हैं वो भी इस लेक्चर्स में डाल दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये देखिए नेशनल कमीशन ऑन लेबर, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है नहीं लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया ताकि आप इसको 2-3 बार आपके ये दिमाग में घूमता रहे कि हाँ ये टॉपिक है, इसको आप पढ़िए और नीचे इसके आंसर को कमेंट कीजिए। हम लोग उस देखेंगे क्या आप कौन इसको सबसे पहले सही करके आंसर कमेंट करता है। अब आते हैं जो, जैसे देखिए ये बातें हो गई, अब हम लोग एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन पे आएंगे। तो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन में हम लोगों ने बात किया क्या, 5 ऑर्गेनाइजेशन का बात किया। एक हमने बताया कि एसो चैम का बेटा कौन है, तो इफी है, और फिक्की का बेटा क्या है, तो यहां पे ये लिखा हुआ है आपका, ये रहा, इसको बोलते हैं AIOE, हम इसको प्रोनाउंस किया करेंगे ओए, AIOE, ठीक है। पहले इसमें आई वर्ड ई के पहले भी था तो वो ड्रॉप हो गया है। और इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि आप इसको एक गाना बना दीजिए। हाँ, तो ये गाना ऐसे हो सकता है, ओए फिक्की और असो इफी, ठीक है। तो ओए, जैसे ओए लक्की लक्की ओए है, वैसे ही आप उसके ट्यून पे आप इसको 4-5 बार आप पढ़िएगा ना, तो आपको ये एक टाइप से दिमाग में बैठ जाएगा, आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप से ये 4 ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद भी रहेंगे। और एक इसमें AIMO जो है, एमओ, उसको आप अलग से याद कर लीजिए, बस खत्म, ये चैप्टर पूरा खत्म। लेकिन फिर भी फ्यू फैक्ट्स आप हम लोग देख लेते हैं। जैसे पोजीशन फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वार टू द इंडिपेंडेंस, ये देखिए कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ग्रोथ शुरू हुआ। हम लोगों ने बताया कैसे कोई भी वॉर होता है तो आपका डिमांड और सप्लाई दोनों बहुत तेजी से राइज करता है और उस समय इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ भी जाता है, ठीक है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो हमने बताया कि इकोनॉमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रेड यूनियन एक्टिविटी। कोई भी तो इकोनॉमी तेजी से बढ़ा तो यूनियन एक्टिविटी भी तेजी से बढ़ा, तो काफ़ी यूनियंस भी बनने लगे लोकल लेवल पे, इंडियन लेवल पे। तो आपका सब्सिक्वेंटली आपके फिकी, ओए, इफ़ी, ये सब जो हम लोगों ने डिटेल में देखा कि कैसे इनका बर्थ हुआ, तो ये इन सब का भी जन्म हुआ। ये एक टाइप से समराइज्ड वर्जन है, आप लोग इसको पढ़िए। एम्प्लॉयज ऑल्सो स्टार्टेड फॉर्मिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बात किया वो ऑल इंडिया लेवल पे है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ट्रेड यूनियन या फिर इंडस्ट्रियल या एम्प्लॉयर्स यूनियन भी है ना, तो सारे देशों में है ना वो ग्राउंड लेवल से ऊपर गया, मतलब पहले छोटे छोटे यूनियंस बने और बाद में जाके बड़े यूनियंस बने। लेकिन आप इंडिया का सिनेरियो देखिएगा कि पहले बड़े बड़े यूनियंस ज़्यादा बने, उसके बाद आपका छोटे छोटे यूनियंस बने हैं। तो एक टाइप से इंडिया हमेशा ही, इकोनॉमी हो या फिर पॉलिटी हो या फिर हिस्ट्री हो, कुछ भी ले लीजिए, हमेशा इंडिया बिहेव एज एन एक्सेप्शन। तो ये भी एक टाइप से एक्सेप्शन है। ज्योग्राफी में अगर क्लाइमेट पढ़िएगा तो देखिएगा कि मानसून टाइप का क्लाइमेट एक एक्सेप्शन टाइप का क्लाइमेट है, और वो कहाँ होता है, वो तो इंडिया में ही होता है। वैसे ही अगर आप हिस्ट्री में भी पढ़िएगा तो बहुत सारे आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, और वो गौरव सर बहुत आपको इंटरेस्टिंग वे में बताएंगे भी। तो अब आते हैं एम्प्लॉयर्स फेडरेशन एट नेशनल लेवल। एम्प्लॉयर्स फेडरेशन एट नेशनल लेवल में आपका सबसे पहले आ जाता है फिकी। तो चलिए अब फिकी की बात करते हैं। तो फिकी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देने वाली है कि कब इसका फाउंडेशन हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व थे, बिरला, पुरुषोत्तम और गांधी जी, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। और इसका बेटा कौन है, तो ओए, ठीक है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि बाद में जो ये आई बाद वाला है वो इंडस्ट्रियल वर्ड वो ड्रॉप कर दिया गया था। और ये क्यों बनाया गया था कि ILO का ऑब्जेक्शन था कि आप लोग एम्प्लॉयर्स के सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, तो इसलिए उसको बाईपास करने के लिए
ओए बनाया गया था। और साथ ही हमने ये फिक्की से करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डाल दिया है यहाँ पे, तो ये भी आप सॉल्व कीजिए, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन फिक्की के बारे में मिलेगा। अब चलते हैं इसके जो बेटे हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं, और ये इसका एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, कब हुआ है, 1932 में, और इनिशिएटिव ऑफ फिक्की है। और ये इसका रजिस्ट्रेशन किस में है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओए हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ऐसे ही आपको इसके बारे में भी पता करना है, जितने भी 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किसके अंदर रजिस्टर्ड है, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे एस्टैब्लिशमेंट डेट पे हमने ये क्वेश्चन दे दिया कि ये इस पे कब एस्टैब्लिश हुआ है, कब एस्टैब्लिश हुआ है, कब एस्टैब्लिश हुआ है, ये क्वेश्चन है। वैसे ही हमने ये भी क्वेश्चन दिया है कि हाँ ये किस एक्ट के अंदर रजिस्टर है। जैसे देखिए, ईफी इज रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियंस एक्ट, सीआईसी इज नॉट रजिस्टर्ड। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आते हैं ओए के बारे में, ज़्यादा जानने वाली चीज़ें हैं भी नहीं, और ये आपको मैंने ये बता दिया कि ये एस्टैब्लिश इन 1932 है और इनिशिएटिव ऑफ फिक्की है। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स पे यहाँ पे क्वेश्चन है, टू टेक all necessary step for promoting or supporting legislative and other measures affecting likely to affect industry, मतलब जो अफेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को और या फिर फ्यूचर में अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये, और साथ ही साथ डेलीगेट्स को आईएलओ में भेजता है। तो ये तो ऐसे ही करेक्ट है, ये तो आप देख के भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें एक कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा इसको पढ़िए, जाके इसका साइट पे जाइए, इसके साइट में ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ होता है, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा कुछ साइट में दिख जाएगा और उसी पे क्वेश्चन आ गया तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट चलते ईफी। ईफी क्या था, ईफी का नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ये एसोचैम का बेटा है। और एसोचैम क्या थे, इनिशियली इसमें इंग्लिश या फिर ब्रिटिशर्स एम्प्लॉयर्स ज़्यादा थे, लेकिन इसमें पारसी और एक नाम याद आता है टाटा वाले भी थे, ठीक है। तो ये एसोचैम का बेटा है। ईफी के बारे में, तो ईफी का 1933 में एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं, ये आप कमेंट कीजिए। और बॉम्बे और बंगाल चैम्बर्स को मिलके बनाया गया था कि नहीं, ये भी आप कमेंट कीजिए। और इसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में है या नहीं, ये भी आप देख के सर्च करके कमेंट कीजिए। और ये 2 इंपॉर्टेंट आपके बेसिक्स हो गए इसके। तो उसके बाद आपका, जैसे आपको जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेटअप से रिलेटेड कौन से साल में हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर विज़न है तो विज़न क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। ये आप लिख लीजिए और ये आपका 1 घंटा में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज़्यादा आपको इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा में जो नोट्स बन गया उसको आप डेली 5 मिनट रिवाइज कीजिएगा, तो आपका अगर इससे क्वेश्चन आता है तो सॉल्व होना ही होना है। और ये आपको और कहीं भी बुक में मिलेगा भी नहीं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए इसका। ईफी हो गया। अब इसके में आते हैं सीआईई में। तो अब सीआईई पे आते हैं। सीआईई का फाउंडेशन कब हुआ, ये डेट आपको ध्यान में रखना है। तो सीआईई याद रखना है। तो सीआईई किस से बना है, तो ओए, ठीक है, प्लस ईएफआई। और ये जब 2 नाम आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पिताजी कौन हैं। तो इसके पिताजी हमारे कौन थे, एसोचैम, और इसके पिताजी हमारे क्या हैं, फिक्की, ठीक है। ऐसे आप याद रखिएगा। ऐसे अगर आपका माइंड मैप बन जाता है तो आपको अगर सीक्वेंस वाला भी क्वेश्चन आ गया कि 5 ऑर्गेनाइजेशन दे दिए गए हैं, बोले जाएंगे कि कौन पहले बना था, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर ही लीजिएगा। अगर इवन आपको डेट पता नहीं हो या ईयर पता भी नहीं हो, तो भी आप किसी ना किसी तरीके से ऑप्शन देख के आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये इनिशियली इन दोनों के इनिशिएटिव से बना, क्योंकि बीच में आ गया था एमओ बोल रहा था कि अब हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन लोगों ने मिलके, तो एमओ के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया कि हाँ एमओ का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। ये मेनली स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सब मिलके बना हुआ है। क्या इसका एस्टैब्लिशमेंट 1942 में हुआ था कि नहीं, और इसका मोटो क्या है, ये 3 चीज़ें आप अगर पता कर लेते हैं और साथ भी अगर ध्यान देते हैं, अगर कोई न्यूज़ में आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इससे रिलेटेड, तो इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन इस पर बनेगा ही नहीं। तो सीआईई में अब बाद में क्या हुआ, सीआईई में बाद में एक स्कोप ऐड हुआ है। स्कोप क्या है, तो स्कोप के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारा, जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला तो हम लोगों ने सोशलिस्ट पैटर्न फॉलो किया, जिसमें कि कुछ इंडस्ट्रीज थे उसको
स्टेट कंट्रोल करती थी। तो जैसे ऑयल इंडिया, ठीक है, वैसे BSNL, तो ये सब आपके पब्लिक सेक्टर PSUs हैं। तो PSUs भी एक टाइप के बड़े एम्प्लॉयर्स हो गए, तो उनको भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना था, तो उन लोगों ने मिलकर बना लिया स्कोप। और उसका रजिस्ट्रेशन किस में है, यहाँ देखिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो क्योंकि सबका अलग अलग है, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। अगर किसी को टफ क्वेश्चन बनाना होगा या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाना होगा तो इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी को इजी क्वेश्चन बनाना होगा तो सिंपल स्कोप का फुल फॉर्म पूछ देगा। किसी को उससे ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन बनाना होगा तो वो आप पूछ देगा कि CIE में किसके किसके रिप्रेजेंटेटिव है, तो OI, IFI, स्कोप के। ठीक है, उसके बाद आपका देख लेते हैं इसके, जैसे CIE के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करती है पॉलिसी फॉर्मेशन में, ये आप पूरा ध्यान से पढ़िए पूरा लाइन। टू कंट्रीब्यूट टू creating a congenial industrial relation climate in the country and to achieve the prosperity and general growth of industry through industrial peace। तो जैसे ये सब कीवर्ड्स है, इंडस्ट्रियल पीस, मतलब ये सब एक टाइप से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनका मतलब ये बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये इनका मतलब सिंपल ये है कि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करना ही मेन काम है। तो अगर आपका ये अगर आप याद भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में आ जा रहा है जिसमें जिसका रिलेशन ये है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ से या फिर एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने से, तो वो आप टिक लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब आपका सेंटेंस है और मीनिंग वही है। तो हो सकता है कि इसको थोड़ा सा बहुत चेंज करके भी दे दे कि हाँ, जो इंडियन एम्प्लॉयर्स के जो प्रॉब्लम है उनको कन्फ्रंट करने का ये ऑब्जेक्टिव है या नहीं। तो बात क्या है, एम्प्लॉयर से रिलेटेड या इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड है, तो होगा ही। अगर यहीं आपका एम्प्लॉयर्स की जगह एम्प्लॉइज आ जाता, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो ज़्यादा से ज़्यादा वही चेंज करेगा अगर ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन पूछेगा तो, कि एम्प्लॉयर के ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज वर्ड डाल देगा और आपको चेंज करके वो बोल देगा कि ये ऑब्जेक्टिव है या नहीं। तो इसको बताइए। तो इसको आप पढ़ लीजिए एक दो बार, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद करने वाले हैं, किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, कौन कौन सा रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर, और एक दो बार आप इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ ले। और करंट अफेयर्स में जो अगर ये न्यूज़ में आ रहे हैं तो उसको भी पढ़ ले। अब जैसे ये एसोचैम है, एसोचैम क्या था, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे लेक्चर में ही याद हो जाए और बाद में आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका विज़न क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, और कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये अगर 4 पॉइंट आपको पता है तो आपको इसके बारे में इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए भी नहीं, इसी पे क्वेश्चन आएगा। तो ये आप इसके साइट पे जाइए और इन सबको टैली कीजिए कि हाँ, विजन टू बी पार्टनर ऑफ द नेशनल बिल्डिंग ये है कि नहीं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इसका हेड ऑफिस जो है वो अहमदाबाद में नहीं है। ठीक है, तो जो विज़न है एक टाइप से आपका क्लियर हो गया, ये आपका एक टाइप का फैक्ट बन गया आपका। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो एक टाइप का नोट्स हो गया, समझ गए। अगर आप इनकरेक्ट फैक्ट को आइडेंटिफाई कर लिए तो ये आपका 4 पॉइंट हो गए ना, ये 4 पॉइंट हो गए, यही आपका नोट्स हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन को बिल्ड किया गया है। ठीक है, और ये एक इनोवेटिव क्वेश्चन बनाया गया है, किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो इसको आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन पहले इसको सही करता है। ठीक है, स्कोप के बारे में भी पढ़ लिया हम लोगों ने, इफ़ी, ये सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है। आप इसको बस एक दो बार पढ़ लीजिए, बस याद हो जाएगा। तो जैसे ये हम लोगों ने देख लिया कि नेशनल लेवल पे एम्प्लॉयर्स यूनियन या एम्प्लॉयर्स फेडरेशन या बोलिए, या फिर देखिए फेडरेशन, यूनियन, ये सब चीज़ों के बीच में डिफरेंस, वर्ड के बीच में डिफरेंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जब ये एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन में आएंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी एक साथ मैं बहुत सारी चीज़ें बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम लेक्चर को सिंपल रखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन एट इंडस्ट्री लेवल। इंडस्ट्री लेवल मतलब कि एक इंडस्ट्री है, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, ये आपका दिल्ली में भी है, ये आपका कोलकाता में भी है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल लेवल, इसका मतलब ये हुआ कि सब मिलके जो एक इंडस्ट्री के हैं वो एक एसोसिएशन बना रहे हैं। तो जैसे
आपका जूट इंडस्ट्री जहाँ जहाँ है वहाँ के एसोसिएशन हो गए तो एम्प्लॉयज फेडरेशन एट दैट लेवल, कॉटन तो वो हो गया, इंजीनियरिंग तो वो हो गया। वैसे ही कुछ कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, शुगर, सीमेंट, पेपर, इन सब के एक अलग इंडस्ट्री। क्यों अलग है? तो जैसे जूट है तो जूट में आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा हेवी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो इन लोगों को चाहिए कि, क्योंकि इन लोगों का मतलब, इन लोगों का जो डिमांड है वो बाकी इंडस्ट्री से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे शुगर इंडस्ट्री में आप पढ़िएगा तो शुगर का प्राइस कंट्रोल करती है और वो एमएसपी से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इनका डिमांड, ये आप इकोनॉमी में पढ़ाएंगे हम लोग डिटेल में, लेकिन इनका एक टाइप से आपको पता चल रहा है ना कि इनका ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है, समझ रहे हैं ना। तो इनको अलग से एसोसिएशन बनाने का जरूरत पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे आपका नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि आपका बोले कि है ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग नहीं प्रेशराइज करेंगे, ठीक है, तो इनको नुकसान होगा। तो इन लोगों ने अपना एसोसिएशन भी बना रखा है। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग दूसरे एसोसिएशन के पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बात आ जाती है वेज कोड से, तो गवर्नमेंट ने न्यूली पास किया है आपका वेज कोड, ठीक है। वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे लेबर लॉज को 4 कोड में कोडिफाई करना चाह रही है। तो ये वेज वर्ड आ रहा था यहाँ पे, इसलिए मैंने वेज कोड पे एक क्वेश्चन दे दिया कि अच्छा वेज कोड कौन कौन से एक्ट्स को रिपील करती है। तो इसको आप देखिए, पढ़िए और इसको कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन पहले बताता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और जिनको पता होगा डिटेल में एक्ट्स के बारे में वो तुरंत से ट्रिक लगा देंगे, और जिनको नहीं पता होगा उनको लगेगा कि अरे ये तो तुक्का मारने में ये तो गलत ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको कमेंट कीजिए। अब आते हैं आखिरी पॉइंट, दैट इज रीजनल एंड स्टेट लेवल। तो जैसे हम लोगों ने इंडस्ट्री लेवल पे देख लिया, आपका रीजनल और स्टेट लेवल पे भी हो सकता है कि अगर बिहार है तो बिहार के इंडस्ट्रीज का कोई अलग प्रॉब्लम है। अगर कोई कोस्टल एरियाज में है इंडस्ट्रीज तो हो सकता है उनका कोई एक टाइप का प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी आपका रीजनल लेवल और स्टेट लेवल पे भी एसोसिएशन बनाते हैं। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, क्योंकि जो भी एसोसिएशन के नाम है उनमें देखिए कि एरिया एसोसिएटेड, फेडरेशन ऑफ गुजरात में, तो ये गुजरात एसोसिएटेड है इसमें इंडस्ट्री। तो क्योंकि ये आपका किसको प्रेशर देंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशर करेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बहुत सारे, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बनाऊंगा तो बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। तो उस पर स्टेट भी लॉज बनाते हैं और आपको यूनियन भी लॉ बनाती है, तो आपको डिफरेंट टाइप का टैक्टिक्स यूज करने का ज़रूरत है। तो इसलिए इन्होंने रीजनल और स्टेट लेवल पे भी एसोसिएशन बना रखा है। और इसको आप, जैसे इसका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स पे अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहे तो एग्जाम्पल से लेवल पे क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर क्वेश्चन आने वाला है। तो आप इसको एक और पढ़ लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा आपका एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आगे हम लोगों के एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन पढ़ने से पहले इसको हम लोगों ने पहले कंप्लीट करा लिया। एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन आपका बड़ा टॉपिक होने वाला है, इसमें हम लोग थ्योरीज भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स, एमसीक्यू तो देखेंगे ही, और बहुत सारे इसमें आपके कीवर्ड्स आने वाले हैं। तो मैं कीवर्ड्स पहले ही लेक्चर के पहले ही लिख दूंगा, तो वो कीवर्ड्स जब भी आए तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि उस कीवर्ड्स पे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। पिछली बार पूछा भी गया था और अगली बार भी पूछा ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे, और नेक्स्ट लेक्चर इसी लेवल पे इतना ही इंटरेस्टिंग बना के आपके सामने लाया करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।